पेज नंबर 91 पे है, चैप्टर नाम है जो थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, इसे प्रिंसिपल एजम्पशंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एंड। पहली assumption है जो गोइंग कंसर्न assumption, पहली assumption है गोइंग कंसर्न assumption, ये कहती है बिजनेस इज कंटिन्यू फॉर अ फोर्सिबल पीरियड। आपका जो बिजनेस कंटिन्यू रहेगा फोर्सिबल पीरियड तक रहेगा। फोर्सिबल पीरियड का मतलब होता है इनडेफिनेट पीरियड, यानी बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। ये हमारी assumption है। ऐसा होता नहीं कि हाइपोथेटिकल assumption है कि हमारा बिजनेस, जब हम अकाउंट्स बना रहे हैं तो ये एज्यूम करना होता है कि बिजनेस हमारा इनडेफिनेट पीरियड तक कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, जो इनडेफिनेट पीरियड तक कंटिन्यू रहेगा बिकॉज ऑफ दिस assumption, बिकॉज ऑफ दिस assumption, इस assumption के कारण, बिकॉज ऑफ दिस assumption we divide the expenditure in two parts, because of this assumption we divide the expenditure in two parts, हम खर्चों को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। because of this expenditure, because of this assumption we divide expenditure into two parts, हम खर्चों को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर ये assumption ना होती तो हम खर्चों को दो पार्ट में डिवाइड ना करते। पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? हाँ, मैं पेज नंबर 91 थ्योरी वाइज स्पाइरल। कैपिटल एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड बेनिफिट फॉर मोर देन 12 मंथ्स, जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं मोर देन 12 मंथ्स। विच प्रोवाइड बेनिफिट फॉर मोर देन 12 मंथ्स, जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं मोर देन 12 मंथ्स। सो दे आर कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स, दे आर कॉल्ड एंड दे आर डेप्रिशिएटेड। उसे धीरे धीरे हम एक्सपेंस मानते हैं। दे आर डेप्रिशिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दे आर डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स एस्टिमेटेड लाइफ। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे मोर देन 12 मंथ्स, सो दे आर कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स, और उन्हें हमें डेप्रिशिएट करना होता है ओवर एस्टिमेटेड लाइफ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जो लेस देन 12 मंथ्स हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। विच प्रोवाइड बेनिफिट फॉर less than 12 months, so they are called expenses, इन्हें हम खर्चे बोलते हैं। which provide benefit for less than 12 months, so they are called expenses। ठीक है, जो गोइंग कंसर्न assumption कहती है कि बिजनेस जो है फोर्सिबल पीरियड तक चलेगा, कोई कभी बंद नहीं होगा, ये हमारी assumption है। इसी assumption के कारण हम जितने भी एक्सपेंडिचर्स करते हैं उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर देंगे मोर देन 12 मंथ्स, सो दे आर कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स, सो दे आर कॉल्ड, दे आर डेप्रिशिएटेड ओवर एस्टिमेटेड लाइफ, और उनको हम धीरे धीरे खर्चा मानते हैं, डेप्रिशिएशन आते हैं ओवर एस्टिमेटेड लाइफ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे लेस देन 12 मंथ्स, इसलिए हम उन्हें खर्चा बोलते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस बोलते हैं। अगर बच्चों क्वेश्चन इनडायरेक्ट आता है, या तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऐसे आ जाएगा एक्सप्लेन गोइंग कंसर्न assumption। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा? इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इफ गोइंग कंसर्न assumption नॉट देयर। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं? इफ गोइंग कंसर्न assumption नॉट देयर, तो क्या होगा? अगर गोइंग कंसर्न assumption ना हो तो क्या होगा? इफ what will be happen if there is no going concern assumption? What will happen? What will happen if there is no going concern assumption? If there is no going concern assumption, अगर गोइंग कंसर्न assumption ना होती तो क्या होता? देखो जो सीधी सी बात है, अगर गोइंग कंसर्न assumption ना होती, अब ये ना मानो कि बिजनेस कंटिन्यू होगा नियर फ्यूचर में, तो हम डिवाइड नहीं कर पाए। वी कैन नॉट क्लासीफाई द एक्सपेंडिचर इनटू टू पार्ट्स, वी कैन नॉट क्लासीफाई द एक्सपेंडिचर इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज, अब जो जैसे मेरी बुक्स में ये बोर्ड क्या है? एसेट है। फर्नीचर क्या है? एसेट है। अगर ये assumption ना होती तो एवरीथिंग इज एक्सपेंस, एवरीथिंग इज, यानी कि बोर्ड भी मेरा खर्चा होता,
रेंट तो होते, देखो रेंट सैलरी तो हम खर्चे होते ही हैं, लेकिन अगर ये एजम्पशन ना होती एवरीथिंग इज एक्सपेंस, मैंने एसी वैसे भी एसेट है मेरी बुक्स में, बोर्ड एसेट है, कैमरा एसेट है, लेकिन अगर ये एजम्पशन ना होती तो एवरीथिंग इज एक्सपेंस। लेकिन अब इस जिस दिन ये एजम्पशन खत्म हो जाएगी, जिस दिन मैं कहूँगा बिजनेस खत्म करने जा रहा हूँ, मान लो मैंने कहा मैं अगले साल बिजनेस क्लोज करने जा रहा हूँ, तो ये सब मेरा खर्चा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है जी। तो इफ देयर इज नो गोइंग कंसर्न assumption, if there is no going concern assumption, we cannot divide the expenditure in two parts. We cannot divide expenditure into two parts. We cannot divide expenditure in two parts. हम खर्चों को दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। एवरीथिंग इज एक्सपेंस, एवरीथिंग इज, सब कुछ क्या होगा? खर्चा हो जाएगा। नोट एन एसेट, सो नो एसेट एग्जिस्ट एंड नो एसेट एग्जिस्ट, कोई एसेट नहीं होगा बुक्स के अंदर। लेकिन अभी जो है इसी assumption के कारण हम डिवाइड कर पा रहे हैं एक्सपेंडिचर इनटू टू पार्ट, दैट इज कैपिटल रेवेन्यू, यहाँ पे लिखते हैं दैट इनटू पार्ट, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर ये ना होता, अगर ये assumption ना होती ना, तो एवरीथिंग इज एक्सपेंस, हर चीज खर्चा होता। समझ आ गया जो बात? तो जो दो तरह के स्कूल्स हैं, एक स्कूल है जो डायरेक्ट क्वेश्चन देता है, एक्सप्लेन गोइंग कंसर्न assumption, और एक स्कूल है जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन देता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, एक्सप्लेन गोइंग कंसर्न assumption, इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, व्हाट विल बी हैपन इफ देयर इज नो गोइंग कंसर्न assumption। तो अगर कोई गोइंग कंसर्न assumption नहीं हुई तो एवरीथिंग एक्सपेंस हो जाएगा, कुछ भी एसेट नहीं होगा। नोट करने की जरूरत है ना, जो मैं लिखवा रहा हूँ अभी प्रिंटेड भी दूंगा, वैसे पेज नंबर 91 पे अच्छी तरह लिखा हुआ है, फिर भी मैं जो चीज़ लिखवा रहा हूँ वो दे दूंगा अगली क्लास तक प्रिंटेड। जिनको चैप्टर 1 के नोट्स नहीं मिले हुए ना, वो ले जाना, आ गए हैं। जो चैप्टर 1 का एक पेज उनको दिया था, चैप्टर 2 पेज हो रहा है, वो ले जाना अभी क्लास के बाद। आगे चलते हैं। नेक्स्ट assumption क्या है? से समझ लो, नोट अभी आपको प्रिंटेड दे दूंगा, वैसे लिखा भी हुआ है उसके अंदर, जो चीज़ बता रहा हूँ वही चीज़ लिखी हुई है। थोड़ी हाईफाई इंग्लिश है, ये थोड़ी आसान इंग्लिश है, वो आराम से नोट करके दे दूंगा मैं। हाँ जी, जो अगली assumption क्या है? सेकेंड assumption है क्या? कंसिस्टेंसी assumption। कंसिस्टेंसी assumption ये कहती है देयर आर वेरियस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। हमारी ना बहुत सारी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। देयर आर वेरियस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ, देयर आर वेरियस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बच्चों जिनको पता नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ट्रेडिंग अकाउंट, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस से बिजनेस का रिजल्ट पता चलता है कि हमने प्रॉफिट कमाया है, लॉस कमाया। और एक होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कितने हमारे एसेट है, कितनी हमारी लायबिलिटीज़ है। तो देयर वेरियस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, हमारी वेरियस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमारे पास ना कोई भी चीज़ को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है, हमें उनमें से अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस चूज करनी है। वी हैव टू चूज फ्रॉम, हमें चूज करनी है डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में से। वी हैव टू चूज द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस from various accounting practices. We have to choose the accounting practices for preparation of financial statement. हमारी मर्जी है, कई जगह 2-3 है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, हमें चूज करनी है उसमें से फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक बार आपने जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस चूज कर ली, इट मस्ट बी फॉलो फ्रॉम ईयर टू ईयर। वंस एन अकाउंटिंग प्रैक्टिस इज सिलेक्टेड, एक बार अकाउंटिंग प्रैक्टिस सिलेक्ट कर ली, it must be followed from year to year. You cannot change the accounting practices. You cannot change
अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। हम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस चेंज नहीं कर सकते बच्चों। एग्जाम्पल देखो, जो मशीन है, मशीन की कॉस्ट है 1 लाख, मशीन की कॉस्ट है 1 लाख, हम इसको दो तरह से डेप्रिशिएट कर सकते हैं। मशीन की कॉस्ट है 1 लाख, हम इसे दो तरह से डेप्रिशिएट कर सकते हैं। एक तरीका होता है जो मशीन को ना, जो मैंने बताया था ना, मशीन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। पिछले असम्पशन क्या थी? गोइंग कंसर्न असम्पशन। तो मशीन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमें इसे एसेट मानना है और धीरे धीरे खर्चा मानना है। जो धीरे धीरे खर्चा मानना हो तो उसे क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? हम पहले मशीन को एक एसेट मानते हैं, फिर धीरे धीरे हर साल खर्चा मानते हैं। मान लीजिए इसको ना डेप्रिशिएट करने के दो तरीके हैं। इसे बोलते हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ये अकाउंटिंग प्रैक्टिस का एग्जांपल है। हमें अपने एसेट को डेप्रिशिएट करना है दो तरीकों से। हमें अपने एसेट को डेप्रिशिएट करना है दो तरीकों से। एक तरीका क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। एक तरीका क्या है? और एक तरीका क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एक तरीका है जो स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक तरीका क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मशीन की कॉस्ट है 1 लाख। लेट्स से हमारा डेप्रिसिएशन रेट है 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन इज 10% की, हमें धीरे धीरे 10% डेप्रिशिएट करना है। एक तरीका है जो स्ट्रेट लाइन, एक तरीका है स्ट्रेट लाइन। 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10, रह गया 90। अगले साल भी बच्चों स्ट्रेट लाइन में जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी उसी पे 10% लगेगी। 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10, रह गया 80। फिर से 1 लाख का 10%, 10, रह गया 70। 1 लाख का 10%, 10, रह गया 90। 90 का 10%, 10, रह गया 70। ये इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या कहते हैं? ये कहते हैं जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। 1 लाख का 10%, 10, ये रह गया 90। 90 का 10%, 9, रह गया 81। 81,000 का 10%, 8100, रह गया 72, 900। आप देख सकते हो ये दो मेथड है। पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन, दूसरा मेथड है WDV। स्ट्रेट लाइन में हर साल मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लग रही है 10, 10, 10, 10। ठीक है बेटा? रिद्धि 1 लाख का 10%, 10, फिर से 1 लाख का 10%, 10, 1 लाख का 10%, 10। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू में देखो क्या हो रहा है? 1 लाख का 10%, 10, फिर 90 का 10%, 9, फिर 81,000 का 10%, 8100। समझ आ रही हो जो? तो आप देख रहे हो, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो चाहे WDV मेथड हो, आपके चॉइस है। आपके चॉइस है कि स्ट्रेट लाइन ले लो या WDV ले लो। दिस इज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। दिस इज अकाउंटिंग, आपकी मर्जी है। यू कैन चूज depreciation. One of the accounting practices example is depreciation. Depreciation can be charged by two methods. One is straight line method, another is return down value method. Example आप कोट करोगे पेपर में. Example आप पेपर कोट करोगे. Once an accounting practice selected, once a method of depreciation selected, it must be followed from year to year. You cannot change the method of depreciation. आपकी मर्जी है, आपका चॉइस है, या ये मेथड ले लो या ये मेथड ले लो. लेकिन जो भी मेथड ले लिया, इट मस्ट बी फॉलो फ्रॉम, आप चेंज नहीं कर सकते. बिकॉज ऑफ विच अजम्पशन? कंसिस्टेंसी अजम्पशन. बिकॉज ऑफ विच अजम्पशन? हाँ जी. देखो बेटा, वैसे तो उनके चॉइस है, लेकिन हमें अब क्या लेना चाहिए? जिन एसेट की लिमिटेड लाइफ है, सुनो सर, हाँ सर कुछ कह रहे हो, जिन एसेट की लिमिटेड लाइफ है वहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन चूज करना चाहिए, और जिन एसेट की लाइफ लंबी है उनके लिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड चूज करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एसेट जल्दी से खत्म नहीं होता. इसके अंदर तो 10 सालों में खत्म हो जाएगा, इसके अंदर 10 साल के बाद भी चलता रहेगा. तो जनरली वो डिपेंड करता है कि आपको अगर मेरे जो जनरली ये होता है कि जिसकी लाइफ लिमिटेड है तो स्ट्रेट लाइन मेथड चूज किया जाता है, जिसकी जल्दी से खत्म हो जाएगा एसेट, मतलब 4-5 सालों में खत्म हो जाएगा. लेकिन आपको लगता है लंबा चलेगा तो WDV यूज़ करना चाहिए. तो चेयर है, मैंने स्ट्रेट लाइन से खत्म कर दिया, लेकिन WDV यूज़ करता तो अभी तक चल रही होती, मतलब बुक्स के अंदर होती, लेकिन बुक्स के अंदर खत्म हो गई है. हाँ जी. तो ये बच्चों ये वन होता है अकाउंटिंग प्रैक्टिस है. एग्जाम्पल इज डेप्रिसिएशन. हम डेप्रिसिएशन दो तरीके से लगा सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. एक बार जो आपने मेथड चूज कर लिया, इट मस्ट बी फॉलो फ्रॉम ईयर टू ईयर. आप मेथड चेंज नहीं कर सकते डेप्रिसिएशन का. पेपर में जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी यही आता है, पेपर में इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी यही आता है. क्या आता है कि हमने स्ट्रेट लाइन मेथड चूज किया. क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, पेज नंबर, क्वेश्चन कैसे आएगा इनडायरेक्ट क्वेश्चन.
पेज नंबर जो 95 शेयर करियो भाई, शेयर करियो। पेज नंबर 95 क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 95 क्वेश्चन 7, which accounting conventions takes into account, according to which convention depreciation is being charged as one particular method year after year। एक नंबर का कंसिस्टेंसी, ठीक है जी। इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऐसे, डायरेक्ट भी आ सकता है एक्सप्लेन कंसिस्टेंसी असम्पशन, तो एग्जांपल कोड करके आना। पेज नंबर 27 का बी, पेज नंबर 27 का बी, पेज नंबर 27 का बी। दिस कंसेप्ट स्टेट दैट if the straight line method depreciation is used in 1 year then it should be used in the next year। कंसेप्ट का नाम लेना है, कंसिस्टेंसी असम्पशन। और अगर एक नंबर का है तो कंसेप्ट का नाम ले लेना, अगर 3 नंबर का है तो उसे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा विद एग्जांपल, समझ आ गया जो बात क्लियर है सबको? तो जो आपको बता देना है, अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे थे, यू कैन नॉट नेक्स्ट ईयर आप डब्ल्यूटीवी नहीं चूज कर सकते बिकॉज ऑफ विच असम्पशन, कंसिस्टेंसी असम्पशन। जो एक कंसिस्टेंसी असम्पशन क्यों फॉलो करनी चाहिए, कंसिस्टेंसी असम्पशन क्यों है, ऐसा क्यों बनाया? कंपेरेबिलिटी, दिस असम्पशन इज made because of so that the account become comparable। this assumption is made for the purpose of comparability, अगर ये assumption नहीं होगी ना तो कंपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अकाउंट्स का वन ऑफ द फायदा ही होता है कि हम कंपेयर कर सकते हैं 2 सालों को। मेरे को अपने इस साल को दूसरे साल से कंपेयर करना है, अगर मैंने एक साल स्टेटमेंट लगाया, दूसरा साल डब्ल्यूटीवी लगाया, तो क्या हम कंपेयर कर सकते हैं अपने अकाउंट्स को? नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये असम्पशन। अगर ये जरूरी नहीं होगी तो कंपेरेबिलिटी नहीं आएगी, एक साल को दूसरे साल से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। समझ आ गया बच्चों? वैसे जो हर स्कूल में यही एग्जाम्पल आता है, स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूटीवी, लेकिन कुछ स्कूल थोड़े टीचर पागल होते हैं, वो जानबूझ के आउट ऑफ लिंक चले जाते हैं। जैसे एक और अकाउंटिंग प्रैक्टिस का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ग्रेजुएशन का दे देते हैं एग्जांपल। एक ग्रेजुएशन में चैप्टर है इन्वेंट, ये डेप्रिसिएशन तो इसी 11 का है, सेकंड टर्म में आएगा। डेप्रिसिएशन चैप्टर 11 का ही है, तो ये एग्जांपल परफेक्ट है। लेकिन कुछ टीचर पागल होते हैं, वो ग्रेजुएशन के एग्जांपल दे देते हैं। बच्चे होते हैं उन्होंने पढ़े तो होते नहीं है ना, मैंने पढ़ाया, वो किसी टीचर ने पढ़ाया तो कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं एक एक्स्ट्रा कॉशियस के लिए वो भी करा देता हूँ। एक और अकाउंटिंग प्रैक्टिस होती है जो आप कहाँ पढ़ोगे, ये वाली अकाउंटिंग प्रैक्टिस तो सेकंड टर्म में पढ़ लोगे 11 में। डेप्रिसिएशन एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस है जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर का नाम है, वहाँ पे स्टॉक को वैल्यू करते हैं। बता देता हूँ रिस्क कवर करने के लिए कि आपका टीचर देना दे, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। स्टॉक को वैल्यू करने की 2 प्रैक्टिस हैं, वैसे बहुत सारी प्रैक्टिस हैं, 2 प्रैक्टिस हैं। एक है फीफो मेथड और एक है लीफो मेथड। ये आप ग्रेजुएशन पढ़ोगे। फीफो इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लीफो इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज़ पहले आएगी वो पहले जाएगी, पहले सोल्ड आउट होगी। एंड लीफो इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। जैसे वो एग्जाम्पल मैंने कहा, जो पहले आया वो पहले छुट्टी होगी, और लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया उसे पहले छुट्टी दे दी जाएगी। ठीक है जी। इस फर्स्ट सेमेस्टर सब जगह आता है, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीबीए, जहाँ पे भी जहाँ पहले सेमेस्टर में अकाउंट्स होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वहाँ मिल जाएगा। बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बीबीएस सब में आ ही जाता है, सब में है ये चैप्टर है। हाँ जी। तो देखो जी, इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो हमने ना एग्जाम्पल के रूप में समझा देता हूँ, लेकिन आपको यही आएगा क्वेश्चन, ये आएगा, प्रैक्टिकल तो आएगा नहीं। वो कहेगा हम एक साल फीफो फॉलो कर रहे थे, क्या अगले साल लीफो फॉलो कर सकते हैं? आंसर नो, बिकॉज ऑफ विच असम्पशन। वैसे बताया तो फीफो क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ना गुड्स खरीदे, स्टॉक खरीदा, एक खरीदा 100 यूनिट्स, 100 यूनिट खरीदे 10 रुपये के, फिर खरीदे 100 यूनिट खरीदे मैंने 20 रुपये के। ये परचेज प्राइस है, क्या है ये? मान लो मैंने 150 यूनिट बेच दिए, कितने यूनिट बेच दिए? तो 150 यूनिट बेच दिए, तो भैया पहले 100 यूनिट एट दैट 10 वाले बिकेंगे, पहले 100 यूनिट एट दैट, फिर 50 एट दैट 20 वाले बिकेंगे। जो क्लोजिंग स्टॉक बचा 50 यूनिट्स, वो कौन सा वाला बचा? 20 वाला बचा। तो दिस इज क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक 50 यूनिट्स एट दैट 20, 1000 रुपीज़। समझा क्या? दिस इज फीफो मेथड। अगर लीफो लगाए तो ये तो फीफो था कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अगर लीफो लगाए तो उल्टा हो जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले 100 एट दैट 20 वाले बिकेंगे, फिर 50 एट दैट 10 वाले बिकेंगे। इस मेथड के अकॉर्डिंगली क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा?
10 यूनिट ऐड दैट 10 हो जाएगा, 10 यूनिट ऐड दैट सॉरी 50 यूनिट ऐड दैट 10 हो जाएगा, 500 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो जो ये आप सब ग्रेजुएशन पढ़ोगे, पढ़ने का फायदा नहीं है आपको। अभी यहाँ से तो क्या आ सकता है कि भैया हमने एक साल फीफो लगाया, अगले साल हम लीफो लगाना चाहते हैं, वैसे ये भी नहीं आएगा। बहुत पागल टीचर होते हैं, दे देते हैं, समझ जाना आपके स्कूल में आ जाए तो पागल टीचर या बस आंसर कंसिस्टेंसी एकदम से लिखना है। क्या लिखना है? हाँ, आगे चलते हैं। ये रिस्क कवर कराने के करा देता हूँ। एक बार एक स्कूल में आ गया था तो इसलिए मेरे को उसके बाद से कराने लगा। मैंने कहा तो ग्रेजुएशन का एग्जाम्पल दे रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एजम्पशन। अच्छा, वैसे जो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारे कोर्स में ना यही है कि एजम्पशन है, इसकी एक्सेप्शंस नहीं है। लेकिन कुछ टीचर एक्सेप्शन दे देते हैं। जब तक एक्सेप्शन पूछे ना तब तक एक्सेप्शन बताना ना कि क्या हम चेंज कर सकते हैं मेथड। 3 एक्सेप्शंस है जहाँ चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है, वो आगे हायर स्टडीज़ में है एक्सेप्शंस। तो लेकिन फिर भी आपको रिस्क कवर करने के लिए बताया तो जब तक टीचर पूछे ना टेल द एक्सेप्शंस ऑफ दिस असम्पशन, तब तक बताना मत। फिर भी रिस्क कवर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप हमेशा नो ही करना, हम चेंज नहीं कर सकते अनलेस एंड टिल एग्जामिनर से पूछे ना कि एक्सेप्शंस क्या है, कब हम चेंज कर सकते हैं एक्सेप्शंस की, कब हम मेथड चेंज कर सकते हैं, कब हम प्रैक्टिस चेंज कर सकते हैं। एक्सेप्शंस, पहला गवर्नमेंट चेंजेस द लॉ, गवर्नमेंट चेंजेस द लॉ, गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बोर्ड पे ना स्ट्रेट लाइन लगा रहा हूँ, मैं अपने वाले बोर्ड पे स्ट्रेट लाइन मेथड चूज कर लिया, मैंने स्ट्रेट लाइन लगा रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया कि भैया जितने भी ट्यूशन टीचर हैं वो डेफिनेशन लगाएंगे अपने डिजिटल इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल पे कितने के हिसाब WDV के हिसाब से। अब गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? भाई गवर्नमेंट सुप्रीम, लॉ ही सुप्रीम, लॉ के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने कह दिया कि लॉ बना दिया कि भाई आप इस एसेट के ऊपर आप कुछ मेथड चेंज करना पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं किया जा सकता, तो हमें चेंज करना पड़ेगा, लॉ बन चुका है। दूसरा, जो अकाउंट्स की सुप्रीम बॉडी कौन सी है? जो हमारे अकाउंट्स आप पढ़ रहे हो, अकाउंट्स का मंदिर कहाँ है, मतलब जो सुप्रीम बॉडी कौन है पता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया। कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया। सारे रूल्स अकाउंट्स के वहीं पे पास होते हैं, सारे रूल्स वहीं पे पास होते हैं। तो वो टाइम टू टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निकालता है। क्या निकालता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, जिसके अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग होगी। अगर उसके अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग नहीं हुई, कोई भी CA साइन नहीं कर सकता, उनकी डिग्री कैंसिल हो जाएगी अगर साइन कर दिया, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हुए तो, मतलब सारी मेहनत खराब। तो इसलिए वो जो अगर मान लो नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिख दिया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाइज द मेथड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंजेस द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंजेस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया, उसमें लिख दिया गया नहीं भाई CA इंस्टीट्यूट ने बना दिया कि इस एसेट पे तो आप डेफिनेशन ऐसे लगेगी, हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। सुप्रीम बॉडी है भाई वो हमारी, हम कुछ कर नहीं सकते। इस एक तरह समझ लो सबसे ऊपर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के बाद ICAI है, ठीक है ना। तो यार इन्होंने कह दिया, इन्होंने रीज़न है अकाउंटिंग, जो ICAI है ये भी किसने बनाया? गवर्नमेंट ने बनाया। तो गवर्नमेंट तो सबसे ऊपर ही है। वैसे गवर्नमेंट ने इसे ऑटोनॉमस पावर दे रखी है, लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट को लगता है यार ये अपना ड्यूटीज़ नहीं निभा रहे, तो ये ऊपर से अपना डंडा चला देते हैं, ठीक है जी। मतलब अगर इनको वैसे ये ऑटोनॉमस बॉडी है CA इंस्टीट्यूट, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट को लगता है कि अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपरली निभा दें, तब गवर्नमेंट डंडा देती है, अदरवाइज कुछ नहीं कहती, उनको कुछ अपना करने देती है। तीसरी चीज़ क्या है? फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट। अगर आप प्रूव कर दो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मेथड करना, और रीज़न एक्सप्लेनेशन दे दो, तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रूव कर दूं यार मैंने ना ये चेयर है, मैंने स्ट्रेट लाइन से करा था, मान लो मैंने 5 साल में इसको डेप्रिशिएट कर दिया, लेकिन मैं तो 5 साल से ऊपर हो गया, अभी तो चल रही है, तो मेरा जरूरी है भाई कि भाई ये तो लाइफ लंबी है, इस पर स्ट्रेट लाइन नहीं लगना चाहिए था, इस पर WDV लगना चाहिए था, क्योंकि इसकी लाइफ लंबी है। तो मैं अगर जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ कि भाई मेथड चेंज करने की इसलिए जरूरी है कि मैं स्ट्रेट लाइन से लगा था, इसकी लाइफ तो 2 सालों में खत्म हो गई, 2 साल मैंने खत्म कर दिया, लेकिन इसकी लाइफ तो चल रही है, तो चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, जो ये एक्सेप्शन तब तक आपको पेपर में नहीं बतानी जब तक मांगी ना हो, क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है। हाँ, अगर कोई टीचर पूछ लेता है कि एक्सेप्शन बताओ, तभी कहना, अदरवाइज हमेशा कहना कि हम मेथड चेंज। सोया की बात। आगे चलते हैं बच्चों। हाँ, नहीं कर सकते साहब, इसको ख़त्म कर देना होगा। अगर ख़त्म हो गया ना एसेट, तो उसे बुक्स में ख़त्म कर दे, लॉस मान लें अपना। ये आगे हायर स्टडीज़ में बढ़ेगा CA में। ये क्या करते हैं अभी तो ABCD पढ़ रहा है भाई, धीरे धीरे है। आगे चलते हैं भाई।
नेक्स्ट assumption है बच्चों, थर्ड assumption, accrual assumption. accrual assumption क्या कहती है? ये बताती है कब हमें इनकम माननी है, कब हमें खर्चे मानने हैं. ये बताती है कब इनकम माननी है और कब खर्चे मानने हैं. ये कहती है इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्नड. इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज जो इनकम को बुक्स के अंदर रिकॉग्नाइज करना है जब हम कमा ले, जब हम जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने वो पढ़ा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसे मिले नहीं मिले. मैंने आपको 4 चैप्टर करा दिए, तो 4 चैप्टर की मैं इनकम मान सकता हूँ. 4 चैप्टर की मैं इनकम, चाहे किसी ने पैसे दिए हैं या नहीं दिए. इट इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्नड. हाँ, अगर मेरे को पैसे मिल गए लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं है तो इनकम नहीं मान सकता. इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इट डजंट मैटर कैश रिसीव्ड और नॉट. इट डजंट मैटर कैश रिसीव्ड और नॉट. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैश मिला है नहीं मिला. अगर हमने सर्विसेज दे दी है, गुड्स भेज दिए हैं, तो आप इनकम मान सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ना 4 चैप्टर पढ़ा दिए, मोस्टली सब बच्चों ने फीस दे दिया, मैं इनकम मान सकता हूँ. लेकिन कुछ बच्चों ने फीस नहीं दी, उनकी भी इनकम मान सकता हूँ, क्योंकि कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पैसे मिले नहीं मिले. बट द मैटर इज इनकम इज अर्नड और नॉट. इनकम इज अर्नड और अर्नड है तो आप इनकम मानो, पैसे मिलना ना मिलना कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसे ही एक्सपेंस. हाँ जी, फिर बैड डेट हो गया. पहले हम इनकम मान लेंगे और साथ में डेटर बना देंगे. फिर उसके बाद जब उसे छोड़ पढ़ के भाग गया तो हम उसे लॉस मानेंगे. उस लॉस को क्या बोलते हैं? बैड डेट. क्या बोलते हैं? फिर वो इनकम कम हो जाएगी ना, खर्चा हो गया, इनकम और खर्चा सेटअप हो गया, ज़ीरो हो गया. हाँ हाँ, हम पहले ये मानते हैं कि भाई वो दे देगा, ईमानदार है. हमें सबको ईमानदारी लेकर चलना पड़ता है. 99% तो लोग ईमानदारी होते हैं, 1% तो हर जगह होते ही हैं. तो 1% के लिए हम अपना रूल नहीं चेंज कर सकते. एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज इनकर्ड. यानी जब हमने सर्विसेज दे दी, हमने सर्विस ले ली, तो हम इसे खर्चा मानेंगे. इट डजंट मैटर वेदर कैश इज पेड और नॉट. इट डजंट मैटर कैश इज पेड और नॉट. कैश पे किया और नहीं किया, कैश इज पेड और नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैश पे किया या नहीं किया. मान लो मैंने ना इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली, बिल आ गया, पे नहीं किया, अभी खर्चा मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पे किया नहीं पे किया, साथ में लायबिलिटी आ जाएगी. इसी असम्पशन के कारण जो आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ा, वो इसी असम्पशन के कारण पढ़ा. बिकॉज ऑफ दिस असम्पशन वी हैव द 4 कंसेप्ट्स. बिकॉज ऑफ दिस असम्पशन वी हैव द 4 कंसेप्ट्स. कौन कौन से? वी हैव 4 कंसेप्ट्स. पहला था आपका प्रीपेड एक्सपेंस, दैट इज एसेट. प्रीपेड एक्सपेंस. दूसरा क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. तीसरा क्या है? इनकम इन एडवांस. और चौथा क्या है? एक्रूड इनकम. अगर ये assumption ना होती ना बच्चों, अगर ये assumption ना होती तो 4 कंसेप्ट भी ना होते. यानी जो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में 4 कंसेप्ट पढ़े हैं ना, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम एडवांस, एक्रूड इनकम, ये इसी assumption के कारण है. अगर ये assumption ना होती तो ये चारों कंसेप्ट भी ना होते. ठीक है, यानी यही कसूरवार है 4 कंसेप्ट के, अदरवाइज ये ना होता. ठीक है जी. बच्चों इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा? इस assumption के ऊपर इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है? देखो जी पेपर में, कौन सा? मैं इसमें देख रहा हूँ, वैसे मिल जाए तो. इसमें लिखा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जो मैं लिखवा देता हूँ. कैसे आएगा इनडायरेक्ट क्वेश्चन? देखो जी, लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में जब मैं नोट्स दूंगा तो उसके अंदर लिख दूंगा.
ये है जो रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च नोट इट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया जो पेपर में।